मदन के पिता को झूठे केस में फंसाया गया था, जिससे वह जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन मदन की माँ ने मदन को बता रखा था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। जब उसे अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चली तब हैरान रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता जिंदा हैं। मदन के पिता बहुत बीमार थे, इसलिए उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था। इस कारण अपने साथ मुंबई ले गए, वहाँ इलाज करवाया, जिससे वह ठीक हो गए। रात का सन्नाटा था, लेकिन मदन के मन में हलचल मची थी। माँ ने आज उससे एक सवाल पूछा था जो उसके दिल को छू गया। और मदन काम से लौटा तो मदन की माँ शांति जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तू अपना घर बसा ले। अगर तेरे मन में कोई लड़की हो तो मुझे बता, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। मदन मुस्कुराया और माँ की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में गहराई थी, जिसमें वर्षों का प्यार और सम्मान झलक रहा था। उसने धीरे से माँ का हाथ थामा और बोला, माँ, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे खास है तो वह सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे हर दुख से बचाया, मेरे लिए दिन रात मेहनत की। अब जब मैं काबिल हो गया हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य तुम्हारी खुशियाँ पूरी करना है। शांति जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना समझदार होगा। वह बोली, बेटा, मैं तुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानती हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते तेरी खुशियाँ भी देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरा भी एक सुंदर और खुशहाल जीवन हो। मदन हंस पड़ा और बोला, माँ, अगर तुम मेरे लिए लड़की पसंद करोगी तो मुझे यकीन है कि वह भी तुम्हारी तरह समझदार और प्यार करने वाली होगी। शांति जी ने उसे सीने से लगा लिया। इस पल में एक बेटे का अपनी माँ के प्रति निस्वार्थ प्रेम और एक माँ का अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता दोनों ही स्पष्ट थे। कुछ ही दिनों बाद शांति जी ने एक प्यारी और संस्कारी लड़की पूजा को मदन के लिए पसंद किया। जब मदन और पूजा की शादी हुई तो सबसे ज़्यादा खुश शांति जी थी। अब उन्हें यकीन था कि उनका बेटा और बहू हमेशा खुश रहेंगे। शादी के बाद घर में खुशियों की बहार थी। हर कोई मदन और पूजा को नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहा था। शांति जी ने अपनी बहू को खूब स्नेह दिया और हर तरह से उसे घर का हिस्सा बनाने की कोशिश की। एक शाम शांति जी ने मदन और पूजा को अपने पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों थोड़ा समय साथ बिताओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए हनीमून का प्लान बनाया है। पूजा और मदन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर शांति जी को ओर देखते ही मुस्कुरा दिए। माँ, इसकी क्या ज़रूरत थी? मदन बोला। शांति जी हंसते ही बोली, बेटा, यह समय फिर नहीं आएगा। अभी तुम दोनों साथ घूमो, एक दूसरे को और अच्छे से समझोगे तो आगे चलकर तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। शांति जी ने उनके लिए कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक शानदार ट्रिप बुक करवाई थी। अगले दिन जब मदन और पूजा फ्लाइट में बैठे तो दोनों के मन में उत्साह था। कश्मीर पहुंचते ही दोनों को वहां की हरियाली और वादियों की खूबसूरती मौसम ने मंत्रमुग्ध कर दिया। पहले दिन उन्होंने हाउस बोट में समय बिताया, जहां झील की लहरों पर तैरता उनका छोटा सा आशियाना था। मदन और पूजा घंटों बैठकर बातें करते रहे, अपने बचपन की कहानियां सुनाई और एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे। अगले दिन वे कश्मीर की पहाड़ियों में घूमने गए। दिन भर घूमने के बाद दोनों थक चुके थे। मदन ने सोचा था कि अब वे दोनों होटल जाकर आराम करेंगे।
होटल पहुंचते ही मदन बेड पर लेट गया। तभी कुछ ही देर बाद पूजा ने अचानक कहा, मदन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ी देर बाहर घूमने चली जाऊं। होटल में मेरा दम सा घुट रहा है। मदन ने थोड़ी हैरानी से उसे देखा। अकेली क्यों जाना चाहती हो? मैं भी साथ चलूं? पूजा हल्का मुस्कुराई। हाँ, पर मुझे बस थोड़ी देर अकेले टहलने का मन कर रहा है। आप आराम कीजिए, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मदन को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और हामी भर दी। पूजा जल्दी से अपना पर्स उठाकर होटल से बाहर निकल गई, जैसे किसी से मिलने की जल्दी हो। मदन को यह बात खटक रही थी, इसलिए कुछ देर बाद उसने भी बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही पूजा होटल से बाहर निकली, उसने इधर उधर देखा और फिर जल्दी से एक टैक्सी रोकी। टैक्सी में बैठते ही उसने घबराई हुई आवाज़ में फ़ोन मिलाया। मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मदन को शक तो नहीं हुआ। नहीं, उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं हुआ, पूजा ने जवाब दिया। टैक्सी तेज़ी से आगे बढ़ गई, लेकिन पूजा को नहीं पता था कि होटल की लॉबी में खड़ा मदन उसे जाते हुए देख चुका था। पहले तो उसे लगा कि शायद पूजा किसी ज़रूरी काम से जा रही है, लेकिन जैसे ही उसने पूजा को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए घबराते देखा तो उसका मन बेचैन हो गया कि अचानक कहाँ जा रही है और इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। मदन को कुछ अजीब लगा। बिना समय गंवाए उसने भी एक टैक्सी ली और पूजा का पीछा करने लगा। कुछ ही मिनटों में पूजा की टैक्सी एक बड़े होटल के सामने जाकर रुकी। उसने जल्दी से पैसे दिए और अंदर चली गई। वह सीधा रिसेप्शन की ओर बढ़ी और धीमी आवाज़ में कुछ पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में कुछ देखा और जवाब दिया, रूम नंबर 305। पूजा ने एक लंबी सांस ली और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उधर मदन भी होटल में दाखिल हो चुका था। उसने देखा कि पूजा लिफ्ट में चढ़ चुकी है। अब उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। आखिर पूजा यहाँ किससे मिलने आई है? वह मुझसे क्या छुपा रही है? मदन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, छुपकर पूजा का पीछा करना। होटल के अंदर जाते ही मदन ने रिसेप्शन पर जाकर सवाल किया, रूम नंबर 305 में कौन ठहरा हुआ है? रिसेप्शनिस्ट ने पहले तो संदेह से देखा, लेकिन फिर बोली, सर, यह गेस्ट की प्राइवेसी का मामला है, हम यह जानकारी नहीं दे सकते। मदन ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं पुलिस में हूँ, एक ज़रूरी जांच के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आप सहयोग नहीं करेंगी तो हमें कार्रवाई करनी होगी। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, सर, वहाँ मिस्टर संजय ठहरे हुए हैं और कुछ देर पहले ही एक महिला गेस्ट उनसे मिलने गई है। मदन को जैसे झटका लगा। संजय कौन है और पूजा इनसे मिलने क्यों आई है? अब मदन के कदम खुद ब खुद उस ओर जा रहे थे। कौन सा राज छुपा था? उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दिमाग में सवालों का बवंडर था। आखिर पूजा यहाँ किससे मिलने आई है? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? वह कमरे के दरवाजे तक पहुँचा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसके कदम रुक गए। मदन सोचने लगा, अगर यह सिर्फ एक गलत फहमी हुई तो मैं बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लूं और बाद में पता चले कि मैं गलत था। अब मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पूजा कुछ छुपा रही है तो मुझे धैर्य से काम लेना होगा। इसी उधेड़ बुन में वह वहाँ से वापस सीधे अपने होटल रूम में पहुँचा और ऐसे लेट गया मानो वह गहरी नींद में हो। वह देखना चाहता था कि पूजा वापस आकर क्या कहती है और इसलिए वह पूजा का इंतज़ार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद दरवाजे की हल्की सी आहट आई। पूजा लौट आई थी।
मदन ने आंखें बंद कर ली, मगर उसकी सांसें तेज हो गईं। पूजा कमरे में आई, बैग रखा। उसने सोचा मदन गहरी नींद में है। थोड़ी देर वह खड़ी रही, फिर एक गहरी सांस ली और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। लेकिन मदन की आंखों में अब नींद नहीं थी। वह बस यही सोच रहा था कि आखिर कमरा नंबर 305 में ठहरा संजय कौन था। सुबह होते ही मदन ने बिना कोई शक जाहिर किए सामान्य तरीके से पूजा से बात की, लेकिन उसका मन बेचैन था। जैसे ही पूजा बाथरूम में गई, मदन ने चुपके से पूजा का फ़ोन उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। उसने फ़ोन को वापस वहीं रख दिया। मदन के मन में सवालों का तूफान था। क्या पूजा सचमुच उतनी ही मासूम थी जितनी दिख रही थी? और फिर जो उसने होटल में देखा, क्या वह उसकी आंखों का धोखा था? पूजा खुश दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मदन का मन अभी भी उलझा हुआ था। उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ होता तो वो इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। दोनों ने नाश्ता किया और फिर होटल से चेक आउट कर लिया। फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। सफ़र के दौरान पूजा पूरे समय मदन से हंस हंस कर बातें करती रही, लेकिन मदन का ध्यान कहीं और था। मदन और पूजा जब घर पहुँचे तो दरवाजे पर शांति जी पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उन्होंने दोनों को देखा, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आ गए तुम? याद आ रही थी तुम्हारी, शांति जी ने पूजा को गले लगाते हुए कहा। पूजा ने भी प्यार से शांति जी को गले लगाया और बोली, माँ, मुझे भी आपकी बहुत याद आई, लेकिन मैं आपके लिए खास तोहफा लाई हूँ। पूजा अंदर जाकर बैग से एक सुंदर शॉल निकाल कर शांति जी को दी। शांति जी मुस्कुरा दी और बोली, अरे बेटा, तुम्हारा लौट आना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मदन अपनी माँ को देख मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। शांति जी ने गौर किया कि मदन कुछ चुप चुप सा था। क्या हुआ बेटा, सफ़र ठीक से रहा ना? शांति जी ने चिंतित होकर पूछा। मदन ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, सफ़र अच्छा था, बस थोड़ा थक गया हूँ। शांति जी ने प्यार से उसका सिर थपथपाया और कहा, अच्छा जाओ, आराम कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। पूजा और शांति जी रसोई की ओर बढ़ गए, लेकिन मदन वहीं खड़ा सोचता रहा। क्या जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर इस रिश्ते में वाकई कोई अनकही सच्चाई छिपी थी? आगे क्या होगा? क्या मदन अपनी शंका दूर कर पाएगा, या उसके शक की गहराई और बढ़ जाएगी? मदन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन वह खुद को रोक रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसका कोई भी सवाल उसकी शादीशुदा जिंदगी को खतरे में डाल दे। अगर पूजा नाराज़ होकर मायके चली गई तो न सिर्फ उनके रिश्ते में खटास आएगी, बल्कि शांति जी भी यह सब सहन नहीं कर पाती। कहीं मैं अपनी ही पत्नी के प्यार और विश्वास को ठेस न पहुंचा दूं, यह सोचकर मदन ने खुद को शांत रखा, लेकिन उसके अंदर का शक धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह जानता था कि अगर सच्चाई को अनदेखा किया जाए तो वह एक दिन और बड़ा तूफान बनकर लौटती है। एक दिन जब मदन अपने ऑफिस में था, तभी उसके दोस्त सतीश ने उससे कहा, यार, तू कुछ दिनों से बहुत गुमसुम लग रहा है, सब ठीक तो है ना? मदन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन सतीश ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी को पढ़ लिया। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं, सतीश ने गंभीर स्वर में कहा। मदन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सारी बात सतीश को बता दी। होटल
कमरा नंबर 305। और संजय सतीश की बात सुनकर कुछ देर सोचा, फिर बोला, देख मदन, शक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन अगर कोई बात अंदर ही खाई जा रही है तो उसका हल निकालना जरूरी है। मदन ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और ठान लिया कि अब वह इस सच्चाई तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन सवाल था, कैसे घर में माहौल पहले की तरह ही खुशहाल था। शांति जी और पूजा की आपसी बातचीत में वही स्नेह और अपनापन झलकता था जो पहले दिन से था। शांति जी को अपनी बहू पर बहुत गर्व था और पूजा भी उनका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन दोपहर के समय शांति जी पूजा रसोई में साथ बैठकर चाय पी रही थी। शांति जी ने हंसते हुए कहा, बिटिया, तेरे हाथ की अदरक वाली चाय पीकर तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तुझे तो चाय बनाने की मास्टर डिग्री मिलनी चाहिए। पूजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ, बस आप यूं ही तारीफ करती रहो तो मैं आपके लिए रोज़ दिन में 10 बार चाय बना दूँ। शांति जी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ससुराल में बहू को बेटी की तरह माना जाए तो वह भी पूरे घर को अपना घर बना लेती है। तू तो पहले दिन से ही इस घर की रौनक बन गई है। पूजा की आंखों में नमी आ गई। माँ, अगर हर सास आप जैसी हो तो कोई भी लड़की शादी के बाद अपने मायके को मिस ही ना करे। दोनों हंस रही थी और एक दूसरे की बातों का मजा ले रही थी कि तभी मदन भी वहाँ आ गया। उसने देखा कि दोनों जोर जोर से हंस रही हैं तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, यह क्या हो रहा है? मुझे भी तो बताइए कि इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? कहीं मेरी चुगली तो नहीं हो रही थी? पूजा ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे नहीं, आपकी नहीं, हम तो बस माँ बेटी वाली बातें कर रहे थे। मदन ने मुस्कुराते हुए पूजा को देखा। उसकी हंसी और बातें बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह कुछ छिपा रही हैं। लेकिन मदन जानता था कि शक को नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। हनीमून से लौटे हुए 2 महीने हो चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। घर में वही पुरानी खुशियाँ थी, हंसी मजाक था और मदन भी पहले जैसा ही अपनी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शांति जी के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही शांति जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उनकी आंखों में हल्की घबराहट थी। पूजा, जो किचन में थी, तुरंत शांति जी के पास आई। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शांति जी ने गहरी सांस ली और पूजा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब और देर नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि हम मदन को सच बता दें। पूजा का चेहरा अचानक उतर गया। उसकी आंखों में हल्का डर था, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि शांति जी क्या कहने वाली हैं। आखिर ऐसा क्या था जो मदन से छुपाया जा रहा था? क्या यह किसी पुराने राज का खुलासा था या फिर कुछ ऐसा जो मदन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकता था? मदन अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन देखी। शांति जी का फ़ोन था। हाँ माँ, बोलिए। मदन ने फ़ोन उठाते ही कहा, बेटा, तू तुरंत घर आ और हाँ, 3 फ्लाइट की टिकट भी बुक कर ले। शांति जी की आवाज़ में घबराहट थी। मदन चौंक गया। लेकिन माँ, कहाँ की टिकट और आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? शांति जी घबराते हुए बोली, कश्मीर के लिए। मदन चौंक गया। लेकिन माँ, ऐसा अचानक आखिर हुआ क्या है? शांति जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई सवाल मत कर बेटा, बस तू जल्दी आ और टिकट बुक कर। उसने बिना कुछ पूछे टिकट बुक करने के लिए फ़ोन उठाया और सोचने लगा, आखिर माँ को इतनी जल्दी कश्मीर क्यों जाना है? मदन के मन में हलचल मची थी। कहीं माँ को वह सब तो पता नहीं चल गया जो वह इतने दिनों से जानने की कोशिश कर रहा था।
घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा खोला और सीधे अपनी माँ की तरफ देखा। शांति जी की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी नज़र पूजा पर पड़ी। वह एकदम शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ, आखिर बात क्या है? मदन ने धीरे से पूछा। शांति जी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पूजा आगे बढ़ी और बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं माँ और हम दोनों का सामान पैक कर देती हूँ। मदन हैरान रह गया। वह जवाब चाहता था, लेकिन पूजा बिना कुछ कहे सिर्फ पैकिंग में लगी रही। शांति जी भी चुप थी। अब मदन और ज़्यादा बेचैन होने लगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या वाकई कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा था? मदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शांति जी उसे उसी होटल में लेकर आई थी जहां पूजा हनीमून के लिए दौरान चुपके से गई थी। माँ, आप बताइए ना, हम यहाँ क्यों आए हैं? मदन ने घबराहट में पूछा। शांति जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। सीधी रिसेप्शनिस्ट के पास गई और बोली, हमें संजय जी से मिलना है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने संजय जी का नाम सुना, उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, अच्छा, आप शांति जी हैं? हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। आप रूम नंबर 305 में चली जाइए। मदन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब वह पूजा की ओर देखने लगा, लेकिन पूजा के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वो चुप थी। माँ, प्लीज़ अब तो बताइए, आखिर यह सब क्या हो रहा है? शांति जी ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोली, सब कुछ ही मिनटों में तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। अब मदन का दिमाग तेजी से घूम रहा था। क्या यह वही संजय था जिससे पूजा मिलने आई थी, या फिर यह कहानी कुछ और ही थी? वह अपनी माँ और पूजा के साथ धीरे धीरे कमरा नंबर 305 की ओर बढ़ने लगा, जहाँ एक सच उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शांति जी ने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और सामने एक कमज़ोर, बीमार और उम्रदराज शख्स बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और तकलीफ थी। शांति जी ने कांपती आवाज़ में कहा, मदन, ये संजय जी और कोई नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं। क्या? मदन को जैसे एक जोरदार झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका गला सूखने लगा। फिर हिम्मत कर उसने धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखा और अपने पिता की ओर देखा। मदन की आंखें अपने पिता को देखकर चौड़ी हो गईं। वह अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे वह मरा समझ चुका था, वह उसके सामने जिंदा था। उसने माँ की तरफ मुड़कर गुस्से और तकलीफ भरी आवाज़ में कहा, लेकिन माँ, आपने तो कहा था कि पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? शांति जी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह सिर झुकाए खड़ी रही, जैसे उनके पास मदन के सवाल का कोई जवाब न हो। कुछ पलों की चुप्पी के बाद शांति जी ने भारी आवाज़ में कहा, मैं मजबूर थी बेटा, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती थी। मदन की आंखों में अविश्वास और गुस्सा था। ऐसा क्या सच था माँ जिसे आप बता नहीं सकती थी? तभी अचानक बिस्तर पर लेटे संजय जी ने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि सच इतना दर्दनाक था बेटा कि अगर तुम जान जाते तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर जाती। मदन ने हैरानी से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? पिताजी के कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अब एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जिसकी मदन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर संजय जी ने लंबी सांस ली और कांपती आवाज़ में बोले, बेटा, मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं पिछले 14 सालों से जेल में था।
मदन को जैसे झटका लगा। क्या? लेकिन क्यों? संजय जी की आंखों में दर्द उतर आया। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। उस रात मैं घर लौट रहा था जब मैंने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं उसे बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा। झगड़ा बढ़ गया और धक्का मुक्की में उसने एक गुंडे की मौत हो गई। मदन अवाक रह गया। लेकिन यह तो आत्मरक्षा थी। संजय जी की आंखों में नमी थी। बेटा, जिसकी मौत हुई वह बड़े घराने से थे। मामला कोर्ट में गया लेकिन सच्चाई को दबा दिया गया। गवाह खरीदे गए, सबूत मिटा दिए गए और मुझे उम्र कैद की सजा हो गई। मदन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की तरफ देखा जो अब फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन माँ, आपने मुझे यह सब क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक आपने यह सब अकेले क्यों झेला? मदन ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा। शांति जी ने कांपते हुए कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लोग तुम पर उंगली उठाएं। हम नहीं चाहते थे कि कोई तुम्हें खूनी का बेटा कहे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ दांव पर लग जाता बेटा। इसलिए मैंने तुझसे झूठ कहा कि तेरे पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मदन की दुनिया जैसे पल भर में बदल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने सालों तक जेल में सजा काटते रहे और वह बेखबर था। कुछ सोचकर मदन बोला, तो फिर अब अचानक यह सब क्यों बताया जा रहा है? संजय जी ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जीऊँगा मदन, और मरने से पहले मैं चाहता था कि एक बार अपने बेटे से मिल लूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मदन अब तक जो कुछ भी सुन चुका था वह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसकी आंखों में दर्द, उलझन और पछतावा सब कुछ साफ झलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और माँ की तरफ देखा। तो इसका मतलब हमें हनीमून पर यहीं भेजना आपका एक प्लान था ताकि पूजा पिताजी से मिल सके? शांति जी की आंखों में आंसू थे लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर हामी भर दी। हाँ बेटा, यही सच है। पूजा को पहले से सब कुछ पता था। यह सुनकर मदन चौंक उठा। उसने तुरंत पूजा की तरफ देखा जो सिर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा? उसकी आवाज़ में दुख और हल्का गुस्सा था। पूजा ने धीरे से सिर उठाया और मदन की आंखों में देखा। मदन, मैंने छुपाया नहीं था, बस सही समय का इंतजार कर रही थी। माँ ने मुझसे वादा लिया था कि जब तक हम यहाँ ना आ जाएं मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मदन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि कैसे वह पूजा पर शक कर रहा था। सोच रहा था कि वह किसी और से मिलने होटल गई थी, लेकिन असल में वह अपने ससुर से मिलने गई थी जो बीमार थे, और मैं बेवजह तुम पर शक कर रहा था। मदन ने पछतावे से कहा। पूजा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा शक गलत नहीं था क्योंकि तुम्हें सच नहीं पता था, लेकिन अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो हमें आगे की सोचनी चाहिए। मदन ने माँ की तरफ देखा, फिर पिता संजय की तरफ। अब उसे समझ आ चुका था कि उसकी ज़िंदगी में यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी माँ और पत्नी ने मिलकर उसे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जो उसे बहुत पहले जान लेनी चाहिए थी। शांति जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी को इंसाफ दिलाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनकी देखरेख करने की ज़रूरत है। इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पिताजी को मुंबई ले चलो ताकि इनका अच्छे से इलाज हो सके। मदन ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी कमज़ोर हालत देखकर उसका दिल भर आया। इतने सालों तक वह अपने पिता को मरा हुआ मानता रहा और अब जब वह उनके सामने थे तो इतनी कमज़ोर और बीमार हालत में थे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। पिताजी को इस हालत में देखकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मदन ने धीमी आवाज़ में कहा। सही कहा माँ आपने।
हम इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इन्हें अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगे। शांति जी की आंखों में राहत के आंसू थे। पूजा ने मदन के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराई। हम सब मिलकर पिताजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। मदन ने तुरंत डॉक्टर से बात की और पिताजी को मुंबई ले जाने की व्यवस्था करने लगा। अब वह अपने पिता को खोना नहीं चाहता था। उसने होटल से ही फ्लाइट की 4 टिकट बुक करवा दी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। इतने सालों बाद एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने जा रहा था। मदन अब अपने पिता को अपने साथ घर ले जाकर उनकी हर तरह से देखभाल करना चाहता था। मुंबई लौटने के बाद मदन ने अपने पिताजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने कहा कि उनका इलाज लंबा चलेगा, लेकिन अगर सही देखभाल की जाए तो वे कुछ ही महीनों में ठीक हो सकते हैं। घर पहुंचने के बाद जब सब कुछ थोड़ा सामान्य हुआ तो एक रात मदन ने पूजा का हाथ थाम कर कहा, पूजा, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। मैंने तुम पर शक किया, तुमसे बिना वजह दूरियां बना ली, जबकि तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाकर भी मेरी भलाई के लिए रखा। पूजा ने प्यार से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर बोली, माफ़ी किस बात की मदन? मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे तुम जैसा समझदार और सच्चा पति मिला। अगर कोई और होता तो शायद इस सच्चाई को जानने के बाद पता नहीं क्या करता। मदन की आंखें भर आईं। तुमने मेरे पिता को अपनाया, माँ का साथ दिया और मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। पूजा ने उसके हाथों में अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब हम सब साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अतीत में क्या हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें बस अपने आज और आने वाले कल को संवारना है। शांति जी दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया और बोली, सच्चा प्यार और एक मजबूत रिश्ता इसी को कहते हैं। मदन ने अपने पिता का पूरा साथ दिया, जिससे वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। अब माँ पिता के साथ मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश रहते हैं। उन दोनों की सेवा पूरे मन से करते हैं। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। तो दोस्तों, मदन ने अपने पिता के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।